हेलो थ्री एंड फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो चलो फटाफट से अपने एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। और पिछला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि जियो क्लैन के मेंबर आ गए थे। साथ ही वो इस चीज से भी कंफ्यूज हो गए थे कि यहाँ दो दो जियो क्लैन के मेंबर कैसे हैं भाई। उनको तो एक के बारे में ही पता था। तो चलो पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दो अभी के अभी। इसके बाद हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा हुआ होता है कि वो हेवनली पपेट सेक्ट और 10,000 स्कॉर्पियन सेक्ट के सभी मेंबर्स को कूट पीट के एक तरफ भगा देते हैं। साथ ही जोयान और जियो जुआन भी इन दोनों ही सेक्ट के लोगों से काफी खतरनाक फाइट करते हैं। जिसके बाद एल्डर अपना इंट्रोडक्शन जोयान और जियो जुआन को देते हैं और बताते हैं कि वो जियो जुआन मिंग है, सॉरी जियो मिंग जुआन है। और साथ ही वो दोनों के अंदर की जियो क्लैन की ब्लड लाइन को भी फील कर सकते थे। हालांकि जुआन उनके साथ जाने के लिए एग्री नहीं होता, इसलिए जियो मिंग जुआन कहते हैं लेकिन मुझे अपने एल्डर्स को तो बताना पड़ेगा। तो जियो यान कहता है लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि एल्डर समझेंगे, मुझे और भी काफी सारे जरूरी काम है। जिसमें जियो मिंग जुआन कहते हैं ठीक है तो तुम फ्यूचर में जियो क्लैन में आ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ के जियो जुआन नाम के बंदे को लेकर अपने साथ जाऊंगा। जिसपे जुआन को कुछ कहना होता है लेकिन एंसेस्टर जियो जुआन तुरंत ही कहते हैं जैसी एल्डर की मर्जी, मैं एल्डर के साथ चलने के लिए रेडी हूँ। और यही मैंने पिछला एपिसोड एंड किया था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। अभी तक लाइक नहीं किया, सच में तुम सब ठरकी हो। कमेंट करके आओ और मुझे बताना रेड लोटस फ्लेम कौन से रैंक की फ्लेम है, क्योंकि उसी को लेने जुआन जा रहा है। तो पता तो चले कि आप लोगों को कितना पता है। जितने लोगों के आंसर सही होंगे सबको मेरी तरफ से हार्ट मिलेगा कमेंट में। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से जहाँ जियो मिंग जुआन और जियो जुआन दोनों ही निकल गए होते हैं और आगे की जर्नी को जियोयान को अकेले ही करना था। हालांकि यहाँ पे जियोयान पॉइजन केव को क्रॉस कर चुका था और आगे केवल उसे फायर मैपल फॉरेस्ट पे ही क्रॉस होना था, जिसका मतलब था कि आगे की जर्नी में जियोयान को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी और जियो जुआन के बगैर भी जियोयान इसे कर सकता था। लेकिन उनके चले जाने से जियोयान थोड़ा सा अपसेंस सा फील कर रहा होता है क्योंकि यहाँ पे वो अकेला हो गया था। साथ ही साथ जुआन जब से इस कॉन्टिनेंट के अंदर आया है उसके सबसे करीबी पर्सन केवल जियो जुआन ही थे, जो कि उसके साथ ही इस कॉन्टिनेंट में आए थे और उसके एंसेस्टर और उनसे उसका ब्लड रिलेशन भी था। और फिर अचानक ही कोई जियो क्लैन से आ गया और उन्हें ले गया। लेकिन जुआन को यह भी पता था कि वो अपनी पावर के साथ उन्हें रोक भी नहीं पाएगा। हालांकि इस टाइम पे जुआन जल्द से जल्द अपनी जर्नी को पूरा करने के बारे में सोच रहा होता है और जल्द ही होंगलियना के पास पहुंचना चाहता है, क्योंकि इसके बाद जुआन को सेंट्रल प्लेन्स की तरफ निकलना था। क्योंकि जैसा कि जियो मिंग जुआन ने कहा था, सेंट्रल प्लेन्स ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ओरिजिनल पावर है और इस टाइम पे जॉन को जल्द से जल्द पावरफुल होना था। ये सिर्फ अपने जियो क्लैन जियो जुआन के लिए नहीं बल्कि यूनर के लिए भी था। और यूनर को याद करते ही जोयान थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और इसके बाद अपने सामने के स्कारलेट फॉरेस्ट को देखता है। इस टाइम पे ये पूरा ही पहाड़ ऐसा होता है जैसे कि कोई पावरफुल फ्लेम जल रही हो, जो देखकर जॉन कहता है क्या ये फायर मैपल फॉरेस्ट है, ये वास्तव में काफी शानदार है। साथ ही एंसेस्टर फेंगतियान के अकॉर्डिंग जोयान को पता था कि फायर मैपल फॉरेस्ट एक्सट्रीम साउथ में एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और वहाँ पे अंदर कोई भी नहीं जाता और जो भी आज तक अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आया, भले ही उसकी पावर ओरिजन किंग लेवल पर ही क्यों न रही हो। इसीलिए कभी भी कोई फायर मैपल फॉरेस्ट की तरफ कदम भी नहीं रखता। लेकिन इस टाइम पे जोयान का डेस्टिनेशन पॉइंट बिल्कुल वही था। हालांकि इससे पहले जोयान को कुछ और भी करना था, इसलिए जोयान अपने चारों तरफ देखता है और जब उसे पता चलता है कि कोई भी नहीं है तो तुरंत ही पालथी मारकर बैठ जाता है और अपने ऑरे को रिकवर करने लगता है। इस टाइम पे इस बड़ी फाइट के कारण जोयान को फील हुआ था कि उसका स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप एक स्टेप और अपग्रेड हो गया है और इसके लिए बस थोड़े ही टाइम की जरूरत है। और जोयान को पता था अगर वो स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप को पूरी तरीके से एक बार अपग्रेड कर देता है तो उसकी पावर और स्ट्रेंथ में जरूर से जरूर इंक्रीमेंट होगा, जिसके बाद जोयान ओरिजन किंग लेवल के एक्सपर्ट्स का सामना करने में हो सकता है कि कैपेबल हो जाए। जिसके बाद जोयान के आसपास का एरिया पूरी तरीके से शांत हो जाता है। जोयान की आंखें बंद होती हैं और बॉडी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करती और इस टाइम पे जोयान की आफ्टर इमेज एक के बाद एक क्रिएट हो रही थी और गायब हो रही थी, क्रिएट हो रही थी, गायब हो रही थी। और वो आफ्टर इमेज इतनी ज्यादा रियल लगने लगी थी कि जैसे वो ओरिजिनल जियोयान ही हो। हालांकि कुछ ही देर तक ऐसा चलने के बाद जियोयान अचानक से अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और इसके बाद अचानक ही जियोयान के ऑरे से एक एनर्जी स्टॉर्म रिलीज होता है जो कि आसपास के कोहरे को पूरी तरीके से गायब कर देता है। और इसके बाद जियोयान जो कि क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था धीरे धीरे खड़ा होता है और अपने कदम को आगे बढ़ाकर ही तुरंत गायब हो जाता है। और इसके बाद जोयान फायर मैपल फॉरेस्ट के ऊपर खड़ा होकर उसी को देखता है और कहता है क्या वास्तव में होंगलियना वास्तव में यहाँ होगी, और अगर वो यहाँ नहीं हुई तो क्या मुझे अंदर जाना चाहिए। हालांकि जोयान को पता था उसके पास अब कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए सोचना भी बेकार था और उसे हर कीमत पे फायर मैपल फॉरेस्ट की जर्नी करनी ही करनी थी। इसीलिए जोयान एक लंबी सांस लेता और सीधा ही अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करके फायर मैपल फॉरेस्ट की डायरेक्शन में उड़ने लगता है। और लगभग 1000 मील तक उड़ने के बाद भी जोयान को अब तक कुछ भी असामान्य मतलब अब नॉर्मल सा कुछ नहीं दिखता। बस एक चीज जो जोयान को फील हुई थी वो ये थी
कि फायर मेपल फॉरेस्ट बिल्कुल इनफाइनेट है और ये खत्म ही नहीं हो रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जॉन कितना उड़ता है, वो हेवनली फ्लेम को भी फील नहीं कर पा रहा था। और हेवनली फ्लेम का ऑरा तो ठीक ही ठीक, जोयान को यहाँ मैजिकल बीस्ट तक का ऑरा फील नहीं हो रहा था। और इस टाइम पे ये जगह ऐसे लग रही होती है जैसे कि यहाँ पे लाइफ पावर ही ना हो, ना कोई इंसान ना कोई मैजिकल बीस्ट। हालांकि तभी अचानक जोयान के सिर के ऊपर एक पावरफुल ऑरा आ जाता है और ये इतनी जल्दी होता है कि जोयान के पास एक्शन लेने का भी टाइम नहीं था। इसीलिए जोयान इस ऑरे के पावर के कारण सीधा ही जंगल के नीचे गिरता है। हालांकि जमीन पे गिरते ही जोयान तुरंत ही जायंट एलिफेंट स्किल को एक्टिवेट करता है और एक गोल्डन लाइट जोयान की बॉडी को कवर कर लेती है और आने वाले ऑरे को रोकने लगती है। तभी अचानक एक आवाज आती है, आप वास्तव में मेरे ऑरे को रोकने में सक्षम हैं। आप में कुछ स्ट्रेंथ तो है, कोई आश्चर्य नहीं कि आप उन दोनों ही सेक्ट के लोगों को रोकने में कैपेबल थे। हालांकि अब यहाँ पे मैं खुद आया हूँ जोयान, तो अब तुम्हें अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और इस आवाज के साथ एक ब्लैक पर्सन जिसकी पूरी बॉडी ब्लैक कॉथ से ढकी हुई थी धीरे धीरे आसमान में आता है और इसके बाद अपनी पांचों फिंगर्स को अजीब फॉर्मेशन की तरीके से फ्लिक करता है और जोयान की बॉडी की जायंट एलिफेंट स्किल तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस टाइम पे उसके सामने वाला पर्सन जूकांग से कई गुना ज्यादा पावरफुल था। और सबसे खास बात ये कि जिस पर्सन ने अटैक किया था वो घोस्ट हॉल का मेंबर था। इसीलिए जोयान तुरंत ही कहता है घोस्ट हॉल। ये सुनकर वो बंदा तुरंत ही कहता है, तो तुमने मुझे पहचान लिया, तो क्या तुम्हें अभी भी भरोसा है कि तुम मेरे हाथों से बच पाओगे। और इसके बाद उसकी पावर जो कि जॉन के ऊपर प्रेशर बना रही थी थोड़ा और बढ़ती है और जॉन तुरंत ही ब्लड की वॉमिट करना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे अपने सामने वाले पर्सन के सामने जोयान सर्वाइव करने तक में कैपेबल नहीं था। हालांकि तभी जॉन कहता है, डैम इट, मैं वास्तव में ऐसे हार नहीं मान सकता लेकिन। और इसके बाद जॉन जोर से चीखता है और उसकी फ्रिक्वेंसी चारों तरफ फैलने लगती है और साथ ही साथ जोयान उसके ऑरे से बने हुए प्रेशर को भी तुरंत डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके बाद अचानक एक और आता है, क्या आपने इस क्वीन से फायर मेपल फॉरेस्ट के अंदर किसी को मारने की अनुमति मांगी है? सॉरी, एक किंग, क्या आपने इस किंग से फायर मेपल सिटी के अंदर फॉरेस्ट के अंदर किसी को मारने की इजाजत मांगी है? और इस टाइम पे जोयान जो कि पीछे हट रहा होता है अचानक इस प्राइड वाली आवाज को सुनता है और उसी टाइम पे वो घोस्ट हॉल का मेंबर भी काफी अजीब तरीके से रिएक्ट करते हुए यहाँ वहाँ देखने लगता है। साथ ही उसका ब्लैक कलर का ऑरा जो कि चारों तरफ फैला हुआ था कुछ ही सेकंडों के अंदर गायब हो जाता है। इसीलिए वो तुरंत ही कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम मेरे घोस्ट हॉल के मामलों में दखल देना चाहते हो? तभी अचानक वही वॉइस फिर से आती है, मेरे सामने घोस्ट हॉल का जिक्र मत करो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरे फायर मेपल फॉरेस्ट के अंदर हो, तो यहाँ तुम्हारे घोस्ट हॉल के नियम नहीं मेरे नियम चलते हैं और यहाँ जो मैंने कह दिया सिर्फ वही होगा। और इसके बाद अचानक से लंबे रेड कलर के बालों वाला हाफ एजेड मैन जोयान के और उस घोस्ट हॉल मेंबर के सामने अपियर होता है। और इस टाइम पे इसकी स्किन को छोड़कर इसकी बॉडी के अंदर सब कुछ रेड होता है। उसकी भौहें लाल, दाढ़ी लाल, मूछें लाल, बस एक ही अंतर था कि उसके बालों के ऊपर कुछ गोल्डन कलर के भी हेयर थे, जिसे देखकर जॉन को अचानक ही कुछ याद आता है। और इसके बाद जॉन कहता है, तुम हो? और इसके बाद जॉन काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वो बंदा कहता है जॉन की तरफ देखकर, तुम क्या तुम? मेरा एक नाम है जू हाओ। और इसके बाद वो घोस्ट हॉल मेंबर की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम चाहते हो तो मुझ पर हमला करो, अगर तुम में हिम्मत है, मैंने भी कई सालों से किसी से लड़ाई नहीं की, अगर तुम मौत से नहीं डरते तो आओ। तभी वो हाफ एजेड मैन काफी अजीब तरीके से रिएक्ट करते हुए तुरंत ही कहता है, ब्लड फ्लेम बर्ड ट्राइब, मैं तुम्हें जानता हूँ। ये सुनकर वो जुआओ तुरंत ही कहता है, पता है तो चिल्ला क्यों रहे हो? दम है तो मुझसे फाइट करो वरना यहाँ से भाग जाओ, आओ देखते हैं कौन ताकतवर है। और इसके बाद ब्लड फ्लेम बर्ड तुरंत ही घोस्ट हॉल के मेंबर के सामने अपियर होता है और जिनसेन कुई से ढका हुआ एक पंच सनसनाते हुए उसकी तरफ शूट कर देता है और घोस्ट हॉल का वो मेंबर फूटे हुए फुग्गे की तरह 300 मीटर तक पीछे जाता है और बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालता है। साथ ही उसका गला खून से मीठा हो गया था। ये देखकर वो तुरंत ही कहता, लालत है, मुझे आपके ब्लड फ्लेम बर्ड ट्राइब से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं केवल इस इंसान के लिए आया हूँ, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? ये सुनकर ब्लड फ्लेम बर्ड तुरंत ही कहता, बकवास मत करो, यहाँ से निकल जाओ। और इसके बाद ब्लड फ्लेम बर्ड एक बार फिर उसके सामने अपियर होता है। ये देखकर वो बंदा तुरंत ही अपनी जिनसेन कुई को एक्टिवेट करके पिच ब्लैक सीड को क्रिएट करता है और जू हाओ के हमले को रोकता है। जिसके बाद एक बार फिर धमाके की आवाज आती है और जू हाओ बिल्कुल भी नहीं हिलता, लेकिन घोस्ट हॉल मेंबर काफी दूर तक उड़ता हुआ जाता है और उसकी ढाल भी ढह चुकी होती है। ये सुनकर घोस्ट हॉल का मेंबर तुरंत ही कहता है, आप उसकी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन क्यों? ये सुनकर फ्लेम बीस्ट तुरंत ही कहता है, तुम जैसे टुच्चे पुच्चे घोस्ट हॉल के मिनियंस को मुझसे सवाल करने का क्या हक? ये सुनकर वो बंदा तुरंत ही कहता है, आप। हालांकि वो अपनी बात को पूरा कर पाता कि तभी जुआओ एक बार उसके सामने अपियर होता है। ये देखकर वो घोस्ट हॉल का मेंबर तुरंत ही अपने दांत भींचता है और अपने स्पीड का यूज करके सीधा ही जोयान की तरफ बढ़ता है और साथ ही कहता है, मेरे घोस्ट हॉल के लोग जिन्हें पकड़ना चाहते हैं उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता।
ये देखकर फ्लेम बीट तुरंत ही कहता है तुम मौत को दावत दे रहे हो। हालांकि जुआओ पीछे मुड़कर उसका पीछा तो करता है, लेकिन अब तक काफी टाइम निकल गया होता है और घोस्ट हॉल का मेंबर पहले ही जुयान के सामने होता है और उसका हौरा और हाथ जुयान की तरफ बढ़ रहा होता है। और जैसे ही वो जुयान से टच होने वाला होता है कि तभी एक स्विप की आवाज के साथ एक मैपल ट्री का पत्ता निकल गिरता है और घोस्ट हॉल के एक्सपर्ट का हाथ कट गया होता है। और उसी टाइम पे फायर फ्लेम वर्ड भी उसके पीछे अपेयर होता है और तुरंत ही एक हाथ से उसके गले को और दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ के उसकी पूरी बॉडी की हड्डियां तोड़ देता है और इसके बाद हवा में उछाल के टेनिस की बॉल की तरह एक किक मारता है और वो बंदा आंखों से ओझल हो जाता है। और इस टाइम पे तो जान सदमे में होता है क्योंकि उसने पहले का वो मिस्टीरियस अटैक देखा था जिससे जान काफी ज्यादा हैरान था। हालांकि तभी जुआओ कहता है ओए बच्चे तुम कौन हो और इन कमीनों के हाथों पर तुम कैसे लग गए। इस टाइम पे वो एक्साइटेड भी होता है कि एक रिटर्नेंस एक्सपर्ट के बंदे को घोस्ट हॉल का मेंबर जो कि ओरिजिन किंग लेवल पर है वास्तव में पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इस टाइम पे उसे जुयान में कुछ खास लग रहा होता है, इसीलिए वो जुयान के बारे में जानने में काफी ज्यादा क्यूरियस था। तभी जुयान कहता है जूनियर जुयान अपनी जान बचाने के लिए एल्डर को धन्यवाद देता है। तभी जुयाओ कहता है मुझे तुम्हें बचाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैंने केवल ऐसा इसलिए किया क्योंकि किसी ने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा है। हालांकि जब मैंने तुम्हें बचाया है तो अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। तुमने कहा कि तुम जोयान हो, फिर झुकैन यहाँ पर आओ। और इसके बाद वो जोयान के पीछे फायर मैपल फॉरेस्ट की गहराई में देखता है और तुरंत ही एक आवाज के साथ किसी को बुलाता है, जिसके बाद एक जानी पहचानी बर्ड जोयान को दिखाई देती है जो कि उसके सामने आती है। तभी जोयान पहचान पाता है कि ये ब्लड फ्लेम बर्ड थी जिसे साउथ वेस्ट बॉर्डर में जोयान मिला था और उसी के साथ एक्सट्रीम साउथ में आया था। और इसके बाद जॉन समझ जाता है कि शायद ब्लड फ्लेम बर्ड के कारण ही ये बंदा यहाँ पर आया है। और इसके बाद जॉन को वो चीजें और वो कांड याद आने लगते हैं जो उसने उस टाइम पे ब्लड फ्लेम बर्ड के साथ किए थे। और ये सोचकर ही जॉन का दिल ठंडा हो जाता है क्योंकि जॉन को लग रहा होता है कि साला आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। हालांकि जॉन के सामने आते ही वो बर्ड तुरंत ही ह्यूमन शेप में आ जाती है और इस टाइम पे उसका चेहरा पूरी तरीके से भयंकर लग रहा होता है। और जॉन ये देखकर ज्यादा सरप्राइज होता है कि जब वो उससे मिला था तो उसके कंपेरिजन में अब इसका ऑरा लेट स्टेज रिटर्नेंस एक्सपर्ट पे पहुंच चुका है, साथ ही साथ जॉन के कल्टीवेशन से भी थोड़ा पावरफुल है। इसके बाद झुकैन अपने सामने जोयान को देखता है और आंख मारते हुए अजीब तरीके से स्माइल करते हुए कहता है फादर। ये सुनकर तो जॉन का चेहरा हरा हो जाता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि झुकैन के सामने खड़ा हुआ ये पर्सन जो कि इतना पावरफुल है वास्तव में उसका फादर होगा। और जोयान ने झुकैन की कसकर पिटाई की थी और अगर ये हिसाब चुकाने पर आ गया तो जोयान को पता था कि भागने को जगह भी नहीं मिलने वाली। हालांकि तभी जुआओ झुकैन की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या यही वो बच्चा है जिसने तुम्हें पीटा है। ये सुनकर झुकैन तुरंत ही जोर से अपना सिर हिलाता है और इस टाइम पे वो गुस्से से जोयान को देख रहा था और उसकी जिनसेन कोई पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है। आई मीन जोयान की बॉडी की जिनसेन कोई एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि अगर सामने वाला बंदा उस पर अटैक करने वाला था तो जोयान चुपचाप तो आसानी से नहीं मरेगा। ये सुनकर जुआओ तुरंत ही कहते हैं छोटे साथी क्या तुम डरते हो कि मैं तुमसे अपने बेटे का बदला लूंगा, क्योंकि इस टाइम पे उन्होंने फील किया था कि जोयान ने अपनी जिनसेन को एक्टिवेट किया है। और इसके बाद वो कहते हैं ब्लड फ्लेम वर्ड ट्राइब का एक नियम है कि जब तक कोई मरा नहीं या कि उसकी हड्डियां नहीं टूटी तब तक आप उनके साथ जो चाहे कर सकते हैं, इसीलिए मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप यहाँ से आगे जाना चाहते हैं या पीछे हटना चाहते हैं तो आपको पहले झुकैन को हराना होगा। अगर आप जीत जाते हैं तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं और जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप हार गए तो फायर मैपल फॉरेस्ट से बाहर निकल जाएंगे। ऐसा लगता है कि वो बंदा अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। उसकी बात को सुनकर तो जियान को समझ में नहीं आता कि वो हंसे या रोए, क्योंकि ये जियान के लिए अच्छा था कि उसे इस बंदे के साथ फाइट नहीं करनी थी। और बुरा ये था कि अगर उस जियोयान ने इसे पीट दिया तो उसका फादर बगल में खड़ा है। साथ ही जियान इस चीज से भी सरप्राइज था कि आखिरकार इसकी पावर रिटर्नेंस लेवल की लेट स्टेज तक कैसे पहुंच गई। तभी वो कहता है ही जियोयान, उस टाइम पे तुमने उस बंदर के साथ हाथ मिलाकर मुझे पीटा था ना, अगर ये तुम्हारे कारण नहीं होता तो यंग मास्टर को इतना अपमान नहीं सहना पड़ता। लेकिन किस्मत से मैं अपनी जगह पर अब वापस आ चुका हूँ। उस दूर और उजाड़ जगह में रहकर मैं वैसे भी काफी बोर हो गया था। और इसके बाद झुकैन जैसे ही लिव फैमिली के बारे में बात करता है तो जुहाओ तुरंत ही काफी ज्यादा नाराजगी से उसकी तरफ देखता और वो डर कर कुछ भी नहीं कहता। और इसके बाद जोयान की तरफ देखते हुए कहता है अब चीजें अलग है, मैं मेरे प्रेजेंट टाइम के कल्टीवेशन के साथ आपको अपने पैरों के नीचे रौंद दूंगा। और एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ जोयान को देखता है क्योंकि इस टाइम पे उसने अपने क्लेन के रूल्स के अकॉर्डिंग ब्लड लाइन को पूरी तरीके से अवेक कर लिया होता है, यानी कि एक्टिव कर लिया होता है। और यही एक रीजन था कि उसका कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा बढ़ गया था और कुछ ही सालों के अंदर हो सकता है कि वो ओरिजिन किंग लेवल पर भी पहुंच जाए। हालांकि वो अपने मन में यही चीजें सोच रहा होता है कि तभी एक बूम की आवाज आती है और झुकैन हवा में उड़ता हुआ काफी दूर तक जाता है, जबकि इस मुक्के में तो जियान ने कुछ भी यूज नहीं किया था। ये देखकर जुआओ काफी ज्यादा शौक होता है। तभी जियान कहता है एल्डर, आपने कहा था जब तक मैं जीत सकता हूँ तब तक मैं जा सकता हूँ, तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? हालांकि जुआओ को भी पता था कि जोयान का पंच काफी शानदार था और झुकैन को हारा हुआ माना जा सकता है और ब्लड फ्लेम बर्ड ट्राइब के रूल के अकॉर्डिंग जोयान जीत गया था, इसलिए जोयान यहाँ से जा सकता था। लेकिन उसे यह भी पता था कि जोयान ने सामने वाले को रुकने और रेडी होने का टाइम नहीं दिया। हालांकि जीत तो फिर भी जीत थी, फाइट में सिर्फ जीत मायने रखती है, कोई भी मेथड या तरीका नहीं। और उसे यह भी पता था कि जोयान जीत गया है, इसलिए जुआओ अपने ही दिल में कहता है क्या ये बहुत तेज नहीं है?
तभी जोयान भी वहाँ से जाने वाला होता है और वो जियान को रोकना चाहता था, लेकिन उसने देखा था कि जूकेन को जियान ने एक पंच से उड़ा दिया था। लेकिन जूकेन अचानक ही जोयान के सामने धावा बोल देता है। ये देखकर जियान तुरंत ही अपनी भौहों को उठाता है और जायंट एलिफेंट स्किल को एक्टिवेट करके एक पंच फिर भेजता है और उस पंच से टकराकर जूपेंग एक बार फिर से उड़ता हुआ जाता है। और इसके बाद जियोयान फिर से जुहाओ की तरफ देखता है उसके आंसर का वेट करते हुए। ये सुनकर जुहाओ 2 बार खांसते हुए कहते हैं, क्योंकि आप में लड़ने की पावर है तो मैं भी आपको नहीं रोक सकता, आखिरकार रूल तो रूल है। उसने देखा था कि जॉन की पावर काफी ज्यादा दबंग है, जबकि जॉन अभी भी मिड लेवल के रिटर्नेंस एक्सपर्ट पर है। साथ ही जूकेन जो कि उड़ता हुआ गया था उसे भी अभी होश में आना बाकी था कि तभी जुहाओ उसे डांटते हुए कहता है, कचड़े का टुकड़ा। थोड़ी देर बाद जूकेन अपने आप को कंट्रोल करता है और एक पावर के साथ फिर से खड़ा होता है। दूसरी तरफ जोयान की एनर्जी समाप्त हो रही थी, जबकि जूकेन के लिए ऐसा लग रहा होता कि उसकी बॉडी में तो एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि हर बार जब जोयान उसे उड़ता हुआ भेजता वापस से वो खड़ा हो जाता। इसलिए जोयान के पास अब इस जगह से निकलने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। तभी जुहाओ भी जोयान की जाने वाली डायरेक्शन को देखता है, जो कि साउथ डायरेक्शन थी, और इसके बाद वो जूकेन को उठाने के लिए वहाँ पे अपनी जगह पर जाता है और साथ ही उस जगह की तरफ थोड़ा सा झुकता है। उसी टाइम पे फायर मैपल फॉरेस्ट के सबसे डीप एरिया के अंदर एक माउंटेन वैली के ऊपर ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए एक काफी क्यूट सी लड़की नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ देख रही थी, जिसका चेहरा पूरा ही स्नो व्हाइट था। और ये लड़की वही थी जो जोयान के ग्रुप से पिछली बार मिली थी, ली बिंगरुई। फायर मैपल फॉरेस्ट काफी बड़ा था और डीप एरिया में जाने के लिए जोयान को कम से कम 2 दिन लग गए थे। और इस टाइम पे जोयान के सामने एक ग्रीन माउंटेन रेंज होता है और वो माउंटेन इतना बड़ा था कि आसमान और बादलों के ऊपर जा रहा होता है। और उसी टाइम पे उस पहाड़ के ऊपर एक काफी क्यूट सी फिगर बैठी हुई थी और जोयान जैसे ही उस जगह पे जाता है उस लड़की को देखता है तो वो लड़की भी अपनी आंखें खोलती है और दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं। तभी जोयान कहता है, ये तुम हो ली बिंगरुई। इस टाइम पे जोयान काफी ज्यादा हैरान भी होता है, क्योंकि जोयान को भरोसा नहीं था कि इस लड़की से बिछड़ने के बाद वास्तव में जोयान इससे एक बार फिर मिलेगा। तभी ली बिंगरुई कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि हम फिर मिलेंगे। मैं यहाँ 2 महीने से ही तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हालांकि तुम आए तो हो, लेकिन तुम मेरी सोच से काफी लेट आए हो। ली बिंगरुई की बात को सुनकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसे पहले से ही पता रहा हो कि जोयान यहाँ आएगा, इसलिए जोयान तुरंत ही कहता है, तुम्हें पता था कि मैं आऊंगा। साथ ही जोयान थोड़ा सा नाराज भी होता है कि आखिरकार वो इस लड़की से केवल एक ही बार मिला था, लेकिन उसे कैसे पता था कि वो यहाँ पे ही आएगा। हालांकि तभी ली बिंगरुई कहती है, रेड लोटस फ्लेम, तुम्हें यहाँ जरूर आना चाहिए। उसकी बात को सुनकर जोयान तुरंत ही कहता है, हेल फायर ऑफ द रेड लोटस, वो वास्तव में यहाँ है। और अगर ये सही था तो जोयान की फायर मेपल फॉरेस्ट की जर्नी बिल्कुल भी बेकार नहीं थी और इसके बाद जोयान का कल्टीवेशन भी आगे बढ़ सकता था और जोयान पावरफुल हो सकता था और एक नई फ्लेम जोयान को मिल सकती थी। और इतना सोचकर ही जोयान आगे फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है और ली बिंगरुई को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। हालांकि तभी वो कहती है, रुको, और इस वॉइस में काफी कोल्ड ऑरा होता है और ये सुनकर ही जोयान तुरंत ही रुक जाता है। साथ ही जोयान के स्टेप 2 कदम तक पीछे आ जाते हैं। तभी ली बिंगरुई के हाथ में एक आइस रॉड कंडेंस होती, जो कि सीधा ही जोयान की तरफ इशारा कर रही थी। ये देखकर जोयान तुरंत ही कहता है, इसका मतलब क्या है? तभी ली बिंगरुई कहती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपका इंतजार यहाँ क्यों कर रही थी? अगर आप मेरी मास्टर से मिलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मुझसे होकर जाना होगा। कोई इसको समझाओ, वो बंदा इससे बड़े बड़े के साथ होके गया है। नहीं, यहाँ फाइट होके जाने वाली है भाई, ज्यादा मत सोचो। वो लुओ जिन की गर्लफ्रेंड है, जोयान ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगा। भाभी है जोयान की वो, लेकिन फिर भी वो चाइना वाले रिश्ते, वहाँ तो बहन बीवी बन जाती है। भाभी की तो बात ही छोड़ दो, चलो आगे। उसकी बात को सुनकर तो जोयान के फेस इंप्रेशन तुरंत ही बदल जाते हैं और दिल में काफी बड़ा झटका लगता है। मास्टर, जिसका मतलब ली बिंगरुई जिस पर्सन की बात कर रही थी वो होंग लिएना होना चाहिए। हालांकि होंग लिएना तो एक हेवनली फ्लेम थी और उसके पास एक डिसाइबल कैसे हो सकता है? साथ ही होंग लिएना का तो एट्रीब्यूट फायर था, जबकि उसका डिसाइबल का एट्रीब्यूट आइस था। जोयान को भरोसा ही नहीं होता और साथ ही जोयान को समझ में आ जाता है कि ली बिंगरुई ने उस टाइम पे जिन उनका बात किया था वो गुयू और हाई मोचेंग होने चाहिए और इस टाइम पे ली बिंगरुई ने उसकी बॉडी के अंदर उन दोनों का ही ऑरा फील किया था। इसलिए जोयान तुरंत ही कहता है, मैं यहाँ पे एल्डर होंग लिएना से मिलने आया हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी विवाद नहीं करना। इस टाइम पे जोयान बिल्कुल भी उसे हर्ट नहीं करता, क्योंकि ली बिंगरुई आखिरकार होंग लिएना की डिसाइबल थी और इसीलिए जोयान थोड़ा सा पोलाइट होता है। और इसके अलावा जोयान को यह भी पता था कि यह लड़की लुओ जिन को पसंद है और अगर वो इसे चोट पहुंचाता तो लुओ जिन को भी समझाना मुश्किल हो सकता था। हालांकि तभी ली बिंगरुई फिर वही कहती है कि अगर आप मेरे मास्टर से मिलना चाहते हैं तो आपको मुझे हराना होगा और मैं आपको रोकने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज करूंगी। आपको मारना भी पड़े तो मैं सोचूंगी नहीं। और इसके बाद उसकी सूरत तुरंत ही जोयान की बॉडी के आर पार हो जाती है और इसके बाद वो देखकर कहती है, क्या? क्योंकि वो होती है एक आफ्टर इमेज। इस टाइम पे ली बिंगरुई और जोयान दोनों ही रिटर्नेंस लेवल पर थे, लेकिन वो वास्तव में जोयान की स्पीड का अंदाजा लगाने में कैपेबल नहीं थी कि जोयान ने कब उसके सामने से डॉच कर लिया। और इस टाइम पे ली बिंगरुई जैसे ही घूमती है तो वो देखती है जोयान पहले ही वैली के बाहर आ चुका था और उन सीढ़ियों को देखते हुए धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। और इस टाइम पे जोयान को पता था कि उसे केवल इन स्टेयर्स को पार करना है। हालांकि तभी ली बिंगरुई एक बार फिर जोयान की तरफ आते हुए कहती, नीचे उतरो। और इसके बाद वो अपनी शॉर्ट का अटैक जोयान के ऊपर कर देती है और उससे जोयान बड़ी मुश्किल से डॉच करता है और वो जोयान के मेन पॉइंट से होकर
निकलता है। ये देखकर जॉन तुरंत ही मुड़ता है और कहता है, आप मेरे वंश को समाप्त करने वाली हैं, मेरे फ्यूचर बच्चों का क्या होगा। और इसके बाद जॉन तुरंत ही स्ट्रेंथ एलिफेंट स्किल का यूज करता है और एनर्जी से भरा हुआ मुक्का सामने की तरफ बढ़ाता है। हालांकि उसी टाइम पे एक काफी ज्यादा कोल्ड और जॉन के पंच के और बॉडी के चारों तरफ फैलने लगता है, जो कि आइस की लेयर होती है, और इसके कारण जॉन को काफी ज्यादा ठंडा पेन होने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे एक ही थॉट के साथ जॉन की हेवनली फ्लेम प्रोड्यूस होती है और उस आइस की लेयर को तुरंत ही पिघलाना शुरू कर देती है। हालांकि आइस की लेयर काफी ज्यादा पतली थी, लेकिन हेवनली फ्लेम को भी इसे पिघलाने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी, जो देखकर जॉन समझ गया था कि ये आइस कोई नॉर्मल आइस तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी ली बिंगरुई कहती है, मेरी आइस जिनसेनकुई लंबे टाइम से मास्टर के ट्रेनिंग के कारण हेवनली फ्लेम का सामना करने में कैपेबल हो गई है, और इस वर्ल्ड में अब ऐसी कोई भी फ्लेम नहीं जो मुझे दबा सके, और आप भी नहीं। इस टाइम पे जोयान के दिल का आश्चर्य उसने फील कर लिया था, और इसके बाद 2 स्लैश अटैक जोयान की तरफ चार्ज होते हैं। इसीलिए जोयान को उनको रोकने के लिए अब अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करना पड़ता है और तुरंत ही उन सीढ़ियों पर उतरता है जो कि बैली की गहराई की तरफ जा रही थी। तभी ली बिंगरुई कहती है, इस जगह को छोड़ दो और मैं ऐसा मान लूंगी कि कुछ भी नहीं हुआ, और अगर तुम फिर से यहाँ नहीं आते तो हमारे बीच कभी कोई लड़ाई नहीं होगी। इस टाइम पे वो अपने मास्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि जोयान अगर मास्टर तक पहुंच गया तो वो मास्टर को भी रिफाइन कर लेगा, और इसीलिए वो कमिटमेंट करके बैठी थी। तभी जोयान कहता है, मुझे खेद है, मैं समझ सकता हूँ आपके मास्टर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकती है कि उन्हें ढूंढना मेरा डिसीजन है और इसे कोई नहीं रोक सकता। और इसके बाद जोयान तुरंत ही जायंट एलिफेंट स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। जोयान को अपने बिंग जायंट एलिफेंट स्किल को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही ली बिंगरुई कहती है, तुम मौत को दावत दे रहे हो। और इसके बाद वो स्लॉट को जोयान की तरफ स्लैश के साथ अटैक करती है, लेकिन उसी टाइम पे जोयान उस स्लॉट को रोकने के लिए केवल अपनी 2 उंगलियों को आगे बढ़ाता है, और ली बिंगरुई चाहे कितनी भी ताकत क्यों न लगा ले, वो तलवार को ना आगे बढ़ा पा रही थी ना पीछे ही खींच पा रही थी। जिसके बाद जोयान तुरंत ही कहता है, तुम होंग लियना की डिसाइबल हो और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता, पीछे हट जाओ। और इसके बाद जोयान अपने दूसरे हाथ को तुरंत ही उस स्लॉट पे मारता है, और वो स्लॉट सीधा ही जाकर चट्टान में धंस जाती है, और जोयान वापस से स्टेयर्स में चढ़ने लगता है। ये देखकर ली बिंगरुई तुरंत ही उदास हो जाती है, और इसके बाद जोयान की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने तुम्हें ऊपर जाने से मना किया। और तुरंत ही काफी स्पीड के साथ जोयान की तरफ बढ़ती है, और एक पावरफुल अटैक को अपनी जिनसेनकुई के साथ फ्यूज करके जोयान की तरफ चार्ज करती है। और ये एनर्जी अटैक जैसे ही जोयान की तरफ बढ़ता है तो जोयान इसे हल्के में लेने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करता। आखिरकार ली बिंगरुई का हर एक अटैक इतने कोल्ड आइस से बना हुआ था कि वो जोयान की हेवनली फ्लेम के टेम्परेचर को भी रोकने में कैपेबल था, और अगर ये अटैक जॉन से टच होता है तो जॉन को पता था ये भी उसके लिए प्रॉब्लम वाला काम हो सकता था। इसीलिए जॉन इस अटैक को डॉज करने के लिए स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करता है, और जियोयान का लक अच्छा था कि उसका स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप लिंक क्लास के एडवांस लेवल पर पहुंच चुका था, और एक ये नया लेवल था जिसके कारण जॉन की स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और इस टाइम पे जॉन की स्पीड ओरिजन किंग लेवल के वॉरियर के साथ मेल खा सकती थी। जबकि ली बिंगरुई अभी भी लेट स्टेज रिटर्नेंस एक्सपर्ट होती है, और यहाँ तक कि कुछ 100+ एक्सचेंज के बाद भी वो जोयान के कपड़े तक को नहीं छू पाई थी, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया था। इसीलिए वो तुरंत ही कहती है, बास्टर्ड, क्या तुम केवल डॉज करना ही जानते हो। उसे नाराज होते हुए देखकर जोयान तुरंत ही एक प्यारी सी स्माइल करता है, और इसके बाद कहता है, आप पर अटैक ना करके मैं पहले ही चीजें आपके लिए इजी कर रहा हूँ, अब आप क्या चाहती हैं कि मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ और आप मुझे मार दें। ये सुनकर ली बिंगरुई तुरंत ही कहती है, डैम इट, किसने कहा कि मेरे लिए चीजें इजी करो, मैं तुम्हारे साथ एक फेयर फाइट चाहती हूँ। तभी जोयान कहता, ठीक है, अगर मैं जीत गया तो क्या आप मुझे अपने मास्टर के पास ले जाएंगे। ये सुनकर तो ली बिंगरुई तुरंत ही चिल्लाते हुए जोयान की तरफ देखती है और गुस्से में कहती है, सब बकवास, तुम मुझे नहीं हरा सकते और ना ही तुम कभी मेरे मास्टर को देख पाओगे। और इसके बाद चिल्लाते हुए एक गाली भी जोयान को जड़ देती है, और इसी के साथ साथ जोयान भी उसे एक थप्पड़ जड़ देता है। और इस टाइम पे ली बिंगरुई थोड़ा नाराज होती है, और साथ ही साथ उसका पूरा चेहरा ही रेड हो गया होता है एम्बेरस होने के कारण, और चेहरा इतना ज्यादा लाल था कि उसके कान तक लाल हो गए थे, क्योंकि जोयान ने अभी कुछ देर पहले उसे जब थप्पड़ मारा था तो उसकी स्पीड के कारण थप्पड़ चेस्ट पे जाकर टकराया था, और इन्हीं समाचारों विचारों पे थप्पड़ पड़ने के कारण ली बिंगरुई का जो चेहरा होता है पूरी तरीके से रेड हो गया था। तभी जोयान भी अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए और थोड़ा सा बेशर्मी से इस्तेमाल करते हुए कहता है, अगर कोई ब्यूटीफुल गर्ल ऐसा शब्द कहे तो उसे सावधान रहना चाहिए कि कहीं उसके फेस के थोबड़े के निशान न चेंज हो जाएं। जोयान की ऐसी बात को सुनकर ली बिंगरुई तुरंत ही कहती है, मरो। और इस बार तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया था, इसीलिए वो तुरंत ही अपने हाथ को बाहर की तरफ बढ़ाती और एक सक्शन फोर्स के साथ उसकी बसोड़ वापस उसके हाथ में आ जाती है, और इसके बाद दर्जनों एनर्जी पिलर तुरंत ही जोयान की तरफ चार्ज हो जाते हैं। ये देखकर जोयान भी अपनी स्पीड का यूज करता है और तुरंत ही उन सभी से डॉज करना स्टार्ट कर देता है, और इतनी बार अनसक्सेसफुल होने के कारण ली बिंगरुई एम्बैरस और नाराज होते हुए तुरंत ही अपनी स्लॉट को फेंक देती है। हालांकि जैसे ही वो स्लॉट जोयान के पास पहुंचती है तो अचानक ही टुकड़ों में बिखर जाती है,
और एक फोर्स के साथ वो सभी टुकड़े जोयान की बॉडी की तरफ चार्ज होते हैं और इस अटैक से डॉज करना जोयान के लिए भी इम्पॉसिबल था। लेकिन जोयान अपनी जिनसेन कुई से एक शील्ड क्रिएट करके मुश्किल इस अटैक को रोकता है और उसी टाइम पे ली बिंगरुई तुरंत ही अपने दोनों हाथों से एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगती है और जिनसेन कुई इसकी बॉडी से बाहर निकलने लगती है और साथ ही साथ एयर में एक कोल्ड लॉन्ग स्वॉर्ड में कंडेंस होने लगती है और इसके बाद वो तुरंत ही कहती है मिस्टीरियस आइस असैसिनेशन और इसके बाद उसके हाथों से स्वॉर्ड निकलने लगती है और वापस से डिस्ट्रॉय होकर जोयान की तरफ टुकड़ों में बढ़ने लगती है और इसका कोई अंत ही नहीं था। जिसके अगले ही मूवमेंट पे ली बिंगरुई तुरंत ही कहती है ग्रेट दाउ ऑफ आइस मिस्टीरियस आइस एल्यूजन और उसके अगले ही मूवमेंट जोयान की तरफ काफी सारे आइस मिरर कंडेंस होने लगते हैं और जैसे ही ये ग्रेट बे की पावर अपियर होती है तो उन सभी मिरर में ली बिंगरुई की ही एक एल्यूजनरी फिगर होती है और उस हर एक फिगर के हाथ में 2 तलवारें थी और जैसे ही ली बिंगरुई जोयान की तरफ बढ़ती है तो सबसे चौंकाने वाली बात उन मिरर की जो एल्यूजनरी फिगर्स होती हैं वो सब भी जोयान की तरफ बढ़ती हैं और इस टाइम पे दर्जनों ली बिंगरुई एक ही टाइम पे आइस की वो स्वॉर्ड पकड़कर जोयान की तरफ बढ़ रही होती हैं और ऑरा काफी ज्यादा कोल्ड होता है यहाँ तक कि वहाँ पे आइस के कारण आसपास का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा लो हो जाता है और जोयान को भी अपनी जिनसेन कुई को एक्टिवेट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए जोयान तुरंत ही कहता है इस लड़की का ग्रेट दाओ ऑफ आइस काफी ज्यादा खतरनाक है। इस टाइम पे जोयान को भरोसा हो गया था कि ली बिंगरुई पक्का ही उसकी जान लेना चाहती है और अगर जोयान अभी भी इससे अटैक से डॉच करने की सोचेगा तो वास्तव में उसकी जान को ही खतरा होगा। हालांकि उसी टाइम पे एक आवाज आती है जोयान क्योंकि तुम मेरे पास आना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरे डिसाइबल को हराना होगा वरना जैसा कि इस लड़की ने कहा यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। जैसे ही जोयान के दिमाग में ये प्यारी सी आवाज जाती है तो तुरंत ही जोयान अपना सिर हिलाता है और एक स्माइल के साथ ली बिंगरुई को देखता है जो कि उसकी तरफ आ रही थी। जोयान समझ गया था कि यह होंग लीना ने उसे कहा है इसलिए जोयान तुरंत ही कहता है क्योंकि एल्डर कहती हैं तो ये जूनियर इसे एक्सेप्ट करेगा और इसके बाद जोयान अपने हाथ को आगे करता है और हैवी जुआन रूलर जोयान के हाथ में दिखाई देता है और उसमें हल्की ब्लू कलर की फ्लेम आ जाती है। इस टाइम पे कोई भी देख सकता था कि ली बिंगरुई के कारण आसपास के एरिया में भी आइस जम चुकी है। साथ ही जितने भी आइस के क्रिस्टल जो यान की तरफ बढ़ रहे थे उन सभी में आइस का ऑरा होता है और इस टाइम पे वो जोयान की बॉडी से बस टकराने ही वाले होते हैं। लेकिन जोयान अभी भी शांत था क्योंकि होंगलीना ने उसे अटैक करने की इजाजत दे दी थी। इसीलिए अब जोयान को किसी भी चीज की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। इसीलिए जोयान तुरंत ही कहता है 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर और इसके एक ही फ्लैश अटैक के साथ आसपास की पूरी ही आइस डिस्ट्रॉय हो जाती है और आइस का वो एल्यूजन जिसके अंदर जोयान को फंसाया गया था एक ही अटैक के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। हालांकि उस एल्यूजन से बाहर आते ही जोयान कहता है आखिरकार ये लड़की कहाँ है। जोयान को अच्छे से पता था उसने ली बिंगरुई के ऊपर अटैक बिल्कुल भी नहीं किया इसीलिए उसे इससे घायल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हालांकि तभी एक आवाज आती है मरो और जैसे ही जोयान अपना सिर उठाकर देखता है तो ली बिंगरुई पहले उसके सिर के ऊपर आ चुकी थी और ली बिंगरुई की स्वॉर्ड ने जोयान के सिर की तरफ इशारा किया और काफी सारे आइस क्रिस्टल जोयान की तरफ बढ़ने लगते हैं और कुछ ही सेकंडों के अंदर जोयान की बॉडी के कपड़े को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और साथ ही साथ जोयान को आइस की एक मोटी लेयर में सील कर देते हैं और इसके बाद वो तुरंत ही कहती है आइस स्पिरिट स्लैश और ली बिंगरुई की जो स्वॉर्ड होती है उसके अंदर जिनसेन कोई कंडेंस होने लगती है और आसपास की तुरंत ही एक स्लैश के साथ उस स्वॉर्ड के चारों तरफ आइस की लेयर को कंडेंस करती है और इस टाइम पे वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही होती है और साथ ही साथ जोयान के सिर के ऊपर होती है। इस टाइम पे जोयान इस स्वॉर्ड से निकलने वाले काफी पावरफुल प्रेशर को पूरी तरीके से फील कर सकता था और इस टाइम पे ली बिंगरुई भी बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती। वो यहाँ पे जोयान को मारने के लिए तो पूरी तरीके से रेडी थी। तभी ली बिंगरुई तुरंत ही दोनों हाथों से स्वॉर्ड को पकड़कर जोयान की तरफ नीचे की तरफ घुमा देती है और उसी टाइम पे काफी पावरफुल प्रेशर जोयान की खोपड़ी पे बनता है और जोयान आइस के अंदर सील होता है इसीलिए वो इस अटैक से डॉच नहीं कर सकता था। तभी ली बिंगरुई कहती है तुम अब मर चुके हो जोयान, अगर तुम्हें किसी को दोष देना चाहिए तो केवल खुद को। तुम्हें कभी भी फायर मैपल फॉरेस्ट में नहीं आना चाहिए, ये सब तुम्हारे कारण ही है। हालांकि तभी अचानक एक क्रैक की आवाज उसे सुनाई देती है जो सुनकर ली बिंगरुई थोड़ा सा हैरान तो होती है लेकिन तुरंत ही कहती है तो क्या हुआ अगर तुमने आइस सील को तोड़ दिया, तुम अभी भी आइस स्पिरिट स्लैश को चकमा नहीं दे पाओगे, मेरे लिए मरो। और इसके बाद उस स्वॉर्ड की जो स्पीड होती है और भी ज्यादा फास्ट हो जाती है। हालांकि उसी टाइम पे जोयान अपने सिर को ऊपर उठाता है और उस स्वॉर्ड को देखता है और इस टाइम पे जोयान की दोनों ही आंखों से फ्लेम निकल रही होती है और जोयान के फोरहेड में उसका क्लैन टैटू साइन हो रहा था। जिसके बाद जोयान के हाथ में एक ब्लैक कलर का डॉट घूमने लगता है जो कि पूरी तरीके से एल्यूजनरी दिखाई दे रहा होता है और ब्लैक होता है एक ब्लैक होल के जैसे। जिसके बाद जोयान तुरंत ही कहता है एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म और इसके बाद जोयान के हाथ से वो फायर रिंग तुरंत ही बाहर निकलती है और जोयान के ऊपर आने वाली वो स्वॉर्ड अचानक से उसके सामने एक ब्लैक कलर का पिलर आ जाता है और जैसे ही वो पिलर से ली बिंगरुई को स्वॉर्ड टकराती तो ली बिंगरुई काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि उसने फील किया था कि उसकी स्वॉर्ड की एनर्जी जिसमें उसने लगभग अपनी आधी से ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी थी वास्तव में इस ब्लैक कलर के
पिलर के सामने उसकी एनर्जी धीरे धीरे बिखरती जा रही थी और उसकी रॉड पर धीरे धीरे क्रैक बनते जा रहे थे और कुछ ही सेकंडों के बाद वो रॉड अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही लिविंग रूई ने एक चीज और फील की थी कि उस एनर्जी पिलर जो कि ब्लैक कलर का था उसके आसपास भी एक ब्लैक कलर की अजीब सी लाइट थी जिसके कारण ही उसकी रॉड की एनर्जी गायब हुई थी और इसीलिए लिविंग रूई तुरंत ही कहती है ग्रेट बे की पावर, ग्रेट दाओ एनर्जी। और इस टाइम पे जॉन के एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म के अंदर जिस चीज का यूज किया था वो मिस्टीरियस ब्लैक लाइट जो यान के ग्रेट बे ऑफ वॉइड की पावर थी। और क्योंकि लिविंग रूई के पास भी ग्रेट बे की पावर थी इसीलिए उसे पता था, लेकिन उसे एक चीज जो पता थी कि जोयान ने अभी अभी ग्रेट बे स्किल का यूज किया जो कि केवल ओरिजिन किंग लेवल पर पहुंचने के बाद ही किया जा सकता है और इस अटैक के साथ उसको हराना तो पॉसिबल था लेकिन उसे भरोसा नहीं होता कि जोयान रिटर्नेस लेवल पर भी इसका यूज कर सकता था। यहाँ तक कि जोयान को भी नहीं पता था कि उसके एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म ने वास्तव में ग्रेट बे ऑफ वॉइड की पावर को यूज किया है और ये वास्तव में ये ग्रेट बे स्किल बन चुका है। हालांकि उसकी स्लॉट को डिस्ट्रॉय करने के बाद जोयान सीधे ही बैली के अंदर नहीं जाता बल्कि अपने हेवनली फ्लेम से अपनी पूरी बॉडी को रजिस्ट करता है क्योंकि लिविंग रूई ने जिस आइस में जोयान को सील किया था वो काफी मिस्टीरियस थी और जोयान अपनी फ्लेम के साथ भी उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा था। इसीलिए जोयान ने इसे ब्रेक करने के लिए अपने ब्लड लाइन पावर, जायंट एलिफेंट स्किल, ड्रैगन फिनिक्स आर्मर का यूज किया था और साथ ही साथ इन सब को मिलाकर ऑक्टेन ब्लास्ट से अटैक किया था जो कि बता सकता था कि लिविंग रूई की ग्रेट वे की पावर कितनी ज्यादा पावरफुल है और लिविंग रूई अपने ही लेवल के किसी भी डिसाइबल के ऊपर काफी पावरफुल होगी। हालांकि यहाँ पे जोयान भी होंग लीना को खोजने के लिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकता था और यही एक रीजन था कि उसने एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म का यूज किया था क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था लिविंग रूई के अटैक से बचने का। और जिस बात ने जोयान को चौंकाया था वो ये थी कि वास्तव में एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म इतना ज्यादा खतरनाक होगा। हालांकि होश में आने के बाद जोयान लिविंग रूई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके तुरंत ही बैली के अंदर चला जाता है। हालांकि जोयान को बुझाता देखकर लिविंग रूई के फेस इंप्रेशन तुरंत ही बदल जाते हैं और वो तुरंत ही जोयान का पीछा करती है भले ही वो जीते या हारे। वो जोयान को होंग लीना से बिल्कुल भी नहीं मिलने देना चाहती थी क्योंकि वो अपने मास्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन तभी अचानक एक आवाज आती है, बिंगर बस उसे आने दो। और जैसे ही वो होंग लीना की आवाज को सुनती है तो अचानक ही रुक जाती है। तो चलो गाइस इस एपिसोड को अब यहीं पर एंड करते हैं और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे जहाँ पे हम देखेंगे कि जोयान और होंग लीना के मिलने के बाद आखिरकार क्या बात होने वाली है और वहाँ पे कौन से टेस्ट जोयान को देने होंगे वो सब हम देखेंगे अगले चैप्टर पे। ओके तो बाय बाय थियन फैमिली एंड गुड नाइट।